हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ऐसे स्टूडेंट जो प्रेजेंट टाइम में टीचिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, टेट सीटेट सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि जितने भी टीचिंग्स के एग्जाम है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीएफ। आज की क्लास में हम समझेंगे कि आखिरकार ये एनसीएफ है क्या, कब लागू किया गया, क्यों लागू किया गया, आखिरकार ये लागू किया गया तो इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई है जो या टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारी बातें आज की क्लास में हम करेंगे। क्लास को शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्लास को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि सभी की हेल्प हो सके और इससे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पुटअप हो रहे हैं वो सभी के आंसर आप आसानी से समझ सके। क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताया जाए आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा और ध्यान समझते जाइएगा। अगर कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को, उस पॉइंट को जरूर पूछिएगा। देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे एनसीएफ की। एनसीएफ आखिरकार है क्या? एनसीएफ का फुल नेम सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एनसीएफ है इसका फुल नेम क्या होता है। देखिएगा, जो एनसीएफ है इसका फुल नेम होता है नेशनल को करिकुलम फ्रेमवर्क। को करिकुलम फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि विद्यालय जो है, एक बच्चा विद्यालय जा रहा है तो उस विद्यालय में कितनी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, यानी कि विद्यालय में जितनी भी चीजें हो रही हैं, एक विद्यालय को चलाने के लिए कितने फ्रेमवर्क तैयार करने पड़ते हैं, किस आधार पर वो विद्यालय चलता है, वो सारे फ्रेमवर्क को एनसीएफ 2005 में रखा गया है। इसमें देखिएगा, जो ये एनसीएफ 2005 दिया गया है, इसके पहले क्या नहीं कोई एनसीएफ आया था? बिल्कुल आया था, लेकिन हमारे लिए एनसीएफ 2005 क्यों आवश्यक है इसको आज की क्लास में हम समझेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिएगा आप लोग कि एनसीएफ 2005 के पहले कौन कौन से एनसीएफ आए हुए हैं। इसमें देखिएगा, एनसीएफ एक आया था 1975 में, सन 1975 में भी एनसीएफ आया। फिर उसमें कुछ बदलाव किया गया, एनसीएफ 1988 आया, एनसीएफ 2000 आया और इसके बाद एनसीएफ 2005 और इसके बाद एनसीएफ 2009 भी आया। लेकिन एनसीएफ 2009 जो आया था इसमें जो है टीचर्स एजुकेशन के लिए बात की गई। आखिरकार जब एक अध्यापक की तैयारी कोई करता है, अध्यापक बनना चाहता है, या फिर वो किस एजुकेशन को ग्रहण करे, किस प्रकार से सीखे वो टीचर, यानी कि टीचर्स एजुकेशन के बारे में बात की गई है। लेकिन जो एनसीएफ 2005 है इसमें बच्चे की शिक्षा, बच्चे की स्कूली शिक्षा किस प्रकार से फ्रेमिंग की जाए उसके ऊपर बात की गई है। तो एनसीएफ 2009 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोग के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम एनसीएफ 2005 की बात करेंगे जिसमें हर समय एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिएगा, जो एनसीएफ 2005 है ये कहता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जो 2005 का एनसीएफ है उसमें बताया गया कि शिक्षा बिना बोझ के कर दी जाए। आज के समय में आप देखते होंगे जो बच्चा है वो विद्यालय जाता है, उसके पास इतने सारे नोट्स बुक हैं, इतनी सारी बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक हैं, इसके साथ ही साथ इतना बड़ा उसका बैग हो जाता है, तो वो बच्चा जो है समझ ही नहीं पाता है कि उसे आखिरकार इतनी छोटी सी उम्र में कितना पढ़ना है। वो छोटे से बच्चे के लिए इतनी किताबें पढ़ना, इतनी नोट्स बुक तैयार करना, क्या ये सही है? बिल्कुल भी नहीं सही है। एक बच्चे के ऊपर कभी भी इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, छोटे बच्चे के ऊपर खास करके। और प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे कि बच्चे को महंगे से महंगे विद्यालय में एडमिशन करवाया जा रहा है और उस विद्यालय में उनको ढेर सारी किताबें, ढेर सारी नोट्स बुक तैयार कराया जा रही है। इसके साथ ही साथ जो पेरेंट्स हैं वो उनका ट्यूशन भी लगवा रहे हैं और उस ट्यूशन में उनको क्या देखने को मिलता है कि जितना होमवर्क वहाँ पे विद्यालय में मिला उसी हिसाब से उसको वहाँ भी दिया गया। जबकि एक छोटी सी उम्र में बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि उसे नेचुरल तरीके से सिखाया जाए, प्राकृतिक विधि से सिखाया जाए, खेल कूद के द्वारा सिखाया जाए। ये नहीं कि पूरा सिर्फ और सिर्फ उसके बचपन की दुनिया से आप उसको दूर करके सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज अगर उसको देंगे तो वो बच्चे का ग्रोथ जो है वो डेवलप नहीं हो पाता। बच्चा ग्रोथ नहीं करता, उसका कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सिर्फ किताबी नॉलेज बच्चे के लिए इस इतनी उम्र में आवश्यक नहीं है, उसके लिए उसका बचपन भी इम्पोर्टेंट होता है।
इसलिए यहाँ पे बताया गया एनसीएफ 2005 में कहा गया कि जो विद्यालय है वो विद्यालय शिक्षा जो दी जाए वो शिक्षा बिना बोझ के दी जाए। इसमें बताया गया कि जब एनसीएफ 2005 लागू किया गया तो इसके नेशनल फोकस ग्रुप 21 फोकस ग्रुप राष्ट्रीय रूप से तैयार किए गए, जिसके हेड थे प्रोफेसर एस पाल। एनसीएफ 2005 में जो नेशनल फोकस ग्रुप बनाया गया इसे प्रोफेसर एस पाल की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके जो हेड है वो कौन है? प्रोफेसर एस पाल। इन्होंने एनईपी 1986 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये जो आई थी 1986 में, इससे प्रभावित होकर प्रोफेसर एस पाल ने लर्निंग विदाउट बर्डन की बात की। ये बात आप अच्छे से समझिएगा कि जो 1986 से प्रभावित ये क्यों हुई। इसका मतलब है कि सन 1986 में जो एनईपी आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें भी ये बात कही गई थी। लेकिन आप ये देख रहे होंगे कि कुछ चीज़ें सिर्फ किताबी नॉलेज तक ही रह जाती, वो ज़मीनी स्तर पे उतरने में बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है। जितनी बातें किताबों में कही गई हैं, अगर उतनी चीज़ें वास्तविक जीवन में अगर लागू कर दी जाए तो हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति एक दूसरे से कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार से रह रहा है, वो सारी चीज़ें आसान हो जाए। लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे लागू नहीं की जा रही हैं। फिलहाल इस बात को हम छोड़ देते हैं कि लागू हुई या फिर नहीं। जो आपके एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट है उसको देखिएगा आप। 1986 में जो एनईपी है उससे प्रभावित हुए प्रोफेसर एस पाल, इन्होंने दिया एनईपी एनसीएफ 2005 लर्निंग विदाउट बर्डन। इनका कहना था कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा जो है वो करके सीखने पे फोकस दे, यानी कि वो कोई ऐसी एक्टिविटी करे, उस एक्टिविटी के द्वारा सीखे। आप देखते होंगे बच्चों को प्ले ग्रुप में जब डाला जाता है, एडमिशन करवाया जाता है, वहाँ पे बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। कोई उनको खिलौना दिया गया, वो खिलौना ABCD इस प्रकार से 1 2 3 करके या फिर गेमिंग के द्वारा बच्चे को सिखाया जा रहा है। वही इनका कहना है कि लर्निंग जो है बाय डूइंग यानी करके सीखने में फोकस दिया गया, और इसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद पे बल दिया गया। इनका कहना था कि जो बच्चा है वो रचना के द्वारा सीखे, खुद से कुछ सीखने की कोशिश करे, बच्चे को सहयोग दिया जाए, सहयोग के द्वारा सीखे, कुछ तर्क कर सके। ये बताइए, जब बच्चे को हर एक सुविधाएं, हर एक चीज उसे प्रोवाइड की जाएगी तो बच्चा अपना दिमाग लगा पाएगा। प्रेजेंट टाइम में देखते हैं बच्चे को अगर कोई भी छोटा सा वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा तो बच्चे याद नहीं करते हैं। क्यों नहीं याद करते? उनको पता है कि हमारे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी अगर है कहाँ पे? वो गूगल में है, बुक में भी नहीं है। पहले के बच्चे जो हैं वो बुक में एक एक वर्ड मीनिंग को ढूंढा करते थे और वहां से वो ज्ञान को याद करते थे, उस वर्ड मीनिंग को याद करते थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में बच्चे इन सब पे फोकस नहीं देते हैं, डायरेक्टली गूगल पे जाकर के वहां से सर्च करके उसको तुरंत अपने होमवर्क कॉपी में लिख लेते हैं। बच्चे को याद हुआ या नहीं हुआ उस पर फोकस वो नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि बच्चा जो है रट कर सीख रहा है, जबकि एनसीएफ 2005 में कहा जा रहा है कि बच्चा जो है रट कर ना सीखे। इसमें कहा गया बच्चा तर्क करे। जब बच्चे को कोई पॉइंट नहीं आएगा वो तर्क वितर्क करेगा, टीचर से, पेरेंट्स से करेगा कि ये चीज अगर है तो क्यों है, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये सारी चीजें बच्चे जब क्वेश्चंस पुटअप करते हैं तब वहां पे बच्चे में तर्क करने की शक्ति आती है, बात करने की, कुछ क्वेश्चंस को पूछने की शक्ति आती है, तब उसके माइंड जो है वो डेवलप होते हैं। इसके बाद बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, उस प्रोजेक्ट में बच्चा वर्क करे, काम करे और वहां से वो सीखे। इसके बाद है प्रोजेक्ट द्वारा सीखे लेकिन रट कर ना सीखे। रट कर सीखने पर फोकस बिल्कुल भी नहीं देना है कि बच्चे को ढेर सारी किताबें दे दो, ढेर सारी नोट्सबुक तैयार करवा दो, जितना किताब में लिखा है उतना बच्चे को याद करवा दो, बाकी टीचर्स का काम खत्म। बल्कि ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि बच्चे को सहयोग दीजिए, तर्क करने की शक्ति उसमें करिए, प्रोजेक्ट दीजिए, कुछ रचना करने का अवसर प्रदान कीजिए। ये सारी चीजें इसमें कही गई। इसके बाद टीचर्स इसमें फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता के रूप में सहयोग करे, यानी कि सीखने का अवसर देने का काम करे। बच्चे को यही कहा जा रहा है कि बच्चा जो है वो तभी तर्क वितर्क करेगा जब उसको अवसर मिलेगा। बच्चे का टेस्ट लिया जा रहा है, टेस्ट लेने से पहले बच्चे को बता दिया जा रहा है कि बेटा आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, आप यही लेसन पढ़ लीजिए, इसमें से इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, अब वही पूछ लिया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। बस क्या कि हमारे विद्यालय का जो नंबर है मार्क्स से इतना ज्यादा आया है, बस ये चीज दिखाने में टीचर्स जो है बच्चे के माइंड को
उतना डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। यही चीज़ देखना है यहाँ पे, बच्चे को सुविधा दीजिए, कि बच्चे को वो अवसर दीजिए कि बच्चा जो है तर्क वितर्क करने की शक्ति उसमें आ सके। इसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है कि टैगोर्स एसेज, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके द्वारा एक निबंध लिखा गया, उस निबंध की कुछ लाइन से प्रोफेसर एस पाल प्रभावित होते हैं। उन्होंने ये कहा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, यानी कि सभ्यता एवं प्रगति, यहाँ से प्रोफेसर एस पाल ने इनके 2 पॉइंट्स को उठाया, जिसमें से एक क्रिएटिव स्पिरिट, उसके बाद जनरस टॉय। इसका मतलब है कि कुछ नया करना और खेल खेल में सीखना, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। जो इन्होंने ये बात कही थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सभ्यता एवं प्रगति, इसी बात को लेकर प्रोफेसर एस पाल ने कहा कि जो बच्चा है वो कुछ नया करेगा। कब करेगा? जब बच्चे को खेल खेल के माध्यम से सिखाया जाएगा, प्राकृतिक रूप से सिखाया जाएगा, बच्चे में तर्क वितर्क करने की शक्ति होगी। इस बात से वो प्रभावित होते हैं और इसके आधार पे उन्होंने एनसीएफ में 5 प्रमुख रूप से सिद्धांत बताए हैं। वो 5 सिद्धांत जो हमारे पूरे एनसीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पूरे का जो शॉर्ट है वही आपको इस क्लास में बताया जा रहा है। मुख्य रूप से इनके जो 5 सिद्धांत है वो देखिएगा। सबसे पहले पॉइंट में इन्होंने कहा कि टू शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, यानी कि रटने की विधि को छोड़ करके कनेक्ट इट टू लाइफ इटसेल्फ। इसका मतलब है कि व्यावहारिक जीवन से जोड़ना। बच्चे को आप रटाइए नहीं बल्कि उसको समझाइए। किस प्रकार से समझाइए? कि जो बच्चा अपने वास्तविक जीवन में देख रहा है उस टॉपिक को उसे उसके वास्तविक जीवन से कनेक्ट करके आप उसको सिखाइए, जिससे बच्चा जो है वो किताबी लाइन को ना रट करके बल्कि अपने माइंड में वो सेटअप कर ले कि ये चीज़ किस प्रकार से हुई है, क्यों ये सीखे, कैसे सीखे। जैसे आप लोग बहुत ही फेमस एक टीचर जो हैं, आप सभी उनसे अज्ञात नहीं है, आप सभी उनको जानते हैं, खान सर के बारे में। वो क्या कहते हैं कि हम आपको इस प्रकार से सिखाएंगे कि आप भूल नहीं पाएंगे। क्यों उन्होंने ऐसा कहा? उनका ये कहने का मतलब था कि जो वो टीचर हैं, जो खान सर हैं, उन्होंने बच्चों को इस प्रकार से सिखाया, उनके वास्तविक जीवन से उस पॉइंट्स को जोड़ के सिखाया कि जिससे कि कोई कितना भी बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो फिर भी वो अपने वास्तविक जीवन से उस टॉपिक को कनेक्ट करके सीख सके। यही बात जो है एनसीएफ 2005 में भी कही गई थी। इसमें कहा गया था कि बच्चे को रट कर सीखने की जो विधि है उसको छोड़ देना चाहिए, बल्कि उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिएगा दूसरे पॉइंट में एनसीएफ में क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड। इसका मतलब है कक्षागत शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। जो अपनी कक्षागत शिक्षा होती है, यानी कि जो बुक में ज्ञान दिया गया है, सिर्फ जब आप किताबी नॉलेज लेते हैं तो किताबी नॉलेज आपको बस एग्जाम तक ले जाते हैं। कोई भी आप प्रोफेशन में किसी फील्ड में जा रहे हैं तो सिर्फ उस फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहा गया कि उस किताबी नॉलेज, उस कक्षागत शिक्षा को उनके वास्तविक जीवन से भी जोड़िए, जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चे का सर्वांगीण विकास कब होगा? जब बच्चे में आप क्या करेंगे, उसके व्यवहारिक जीवन से उस चीज़ को सिखाएंगे आप जोड़ करके। इसके बाद देखिएगा एग्जामिनेशन शुड बी मोर फ्लेक्सिबल। इसका मतलब है कि परीक्षा में कठोरता नहीं बल्कि लचीलापन ले आना है। इसका मतलब है कि बच्चे को आप ये मत कहिए कि इस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एग्जाम दीजिए, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। इस प्रकार से बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठाना है। इस प्रकार से बच्चा जो अपनी एक क्लास को पार करके दूसरी क्लास में जा सकता है, लेकिन बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे का जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, संवेगात्मक है, संज्ञानात्मक है, भावनात्मक विकास है, ये सारे पॉइंट्स जितने भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत पढ़ाया गया है, वो सारे बच्चे के जो डेवलपमेंट है उन सभी में अवरोध उत्पन्न हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो विकास नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज पढ़कर ही बच्चा एग्जाम देकर आगे बढ़ जाएगा, बल्कि यहाँ पे ये देखना है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद देखिएगा करिकुलम गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। इसका मतलब है कि पाठ्यचर्या सिर्फ किताबों तक सीमित ना हो। पाठ्यचर्या का मतलब होता है कि ये जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया,
सिलेबस की बात यहाँ नहीं की जा रही, यहाँ पाठ्यचर्या करिकुलम की बात की जा रही है। सिलेबस जो है आपको बस एक किताब जो है आपका कहाँ से कहाँ तक किस क्लासरूम में किस टॉपिक को आपको पढ़ाया जाएगा, क्या क्या चीज़ें किस लेवल पे आप पढ़ेंगे, सिर्फ यही बताया जाता है। लेकिन पाठ्यचर्या के अंतर्गत आपको ढेर सारी एक्टिविटीज़ भी सिखाई जाती हैं। बच्चे में किस प्रकार से खेल आएगा, किस प्रकार से वो खेल खेल के द्वारा सीखेगा, उसका संगीत में इंटरेस्ट है, उसका जो है किसी कम्युनिकेशन फील्ड में है या फिर टेक्निकल में है, किसी भी व्यावसायिक फील्ड में जाना है, यानी कि बच्चा जो है सभी करिकुलम में उनके समाहित किया जाए, ये सारी टॉपिक्स को उसमें कवर किया जाए, उनके पाठ्यचर्या में, उनके करिकुलम में ये सारी एक्टिविटीज़ को रखा जाए। इसके बाद देखिएगा मल्टीपल टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जैसे जब आप बच्चे के करिकुलम में ढेर सारी एक्टिविटीज को समाहित करेंगे तब उनमें क्या होगा, क्रिटिकल थिंकिंग आएगी, खुद से कुछ नया करने का विचार आएगा। छोटे बच्चे को देखते होंगे आप, खिलौना देने पे वो बच्चे क्या करते हैं, वो खिलौने के पार्ट को तोड़ तोड़ के अलग कर देते हैं, फिर से उन्हें कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जब आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो बच्चा जो है कुछ नया करने का कोशिश कर रहा है, तो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ सिलेबस तक ही ना रखिए, बल्कि उसमें ढेर सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करिए, जिससे कि वो बच्चा जो उसमें कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आ सके, और इसके साथ ही साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका मतलब है कि समस्या उसके आगे अगर उत्पन्न हो तो उसको भी वो सॉल्व कर सके, उसका हल वो खुद से ढूंढने का प्रयत्न कर सके। तो ये सारी चीज़ें एक बच्चे के विकास के लिए, बच्चे के स्कूली नॉलेज के साथ ही साथ उसमें इंक्लूड करना है। इसके बाद देखिएगा नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी, इसका मतलब है कि बच्चा ऐसा नागरिक बने जिसमें राष्ट्र हित कुछ मूल्य विकसित हो सके, जिसमें नैतिकता हो, नीतियाँ हो, यानी कि बच्चा जो है अपने राष्ट्र के लिए भी कोई कार्य कर सके, उस योग्य बच्चे को बनाया जाए। ऐसा नहीं कि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, एक नौकरी करके अपना परिवार का जीवन यापन कर सके, बस यहीं तक बच्चा सीमित ना रह सके, बल्कि जब ये सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे बताए गए, ये सारे टॉपिक्स अगर एक बच्चे के क्लासरूम के साथ ही साथ ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाएगी, तो बच्चा जो है क्या कर पाएगा, बच्चा अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ जो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें आएगी, तो उसके अंदर वो सारे पॉइंट्स खुद से खुद आ जाएंगे। इसलिए बच्चे को क्या करना है, उनको एक फैसिलिटेटर की तरह, उनको सुविधादाता की तरह बच्चे को अवसर प्रदान करना है। इसीलिए ये जो 5 पॉइंट बताए गए, ये बच्चे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मुझे समझ में आया कि 5 पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे कि लर्निंग एंड नॉलेज जो है, अधिगम है और ज्ञान, इन दोनों के एक साथ जोड़ के पढ़ाना है। अधिगम का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग, यानी कि आप कुछ कोई पॉइंट्स आपको दे दिया गया, उस चीज़ को आप पढ़ लिए, समझ लिए, बस वही हुआ। एक नियम के आधार पे एक फिक्स चीज़ जो बताई गई आपको, वो आपका लर्निंग है, सीखना है। लेकिन ज्ञान का मतलब होता है कि जो बाहरी जीवन से, व्यवहारिक जीवन से, और आप क्लासरूम से टीचर्स के द्वारा रास्ते में आते जाते कहीं पर भी कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देना है। इसके बाद है सभी विषय को एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ाना। अब आप जो बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, एक दूसरे से अगर आप जोड़ के पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट रखेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर सोचे कि इस पॉइंट को तो आगे चल के काम नहीं आएगा, तो बच्चा क्या करेगा, इस पॉइंट को छोड़ देगा, इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेगा, वो दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखेगा। इसीलिए कहा जा रहा है सब्जेक्ट अलग अलग हैं, वो सही है, लेकिन उन सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ करके एक लिंक के द्वारा, एक मतलब कि उनको जोड़ना है इस प्रकार से, जिससे कि सभी सब्जेक्ट में उनका बराबर से इंटरेस्ट हो सके। इसके बाद देखिएगा लैंग्वेज की बात जो एनसीईआरटी में कही गई है, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला, इसमें कहा गया था जो बच्चा है उस बच्चे के नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, उसके शिक्षा के साथ ही साथ इस पॉइंट पे विशेष कर ध्यान देना है कि बच्चे के अंतर्गत, बच्चे की शिक्षा के अंतर्गत 3 लैंग्वेज फार्मूला को ऐड करना है, यानी कि त्रिभाषा सूत्र, 3 भाषाओं को सिखाना है। देखिएगा 3 भाषाएं क्या क्या है। पहली है मातृभाषा, जो बच्चे की मातृभाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, इंग्लिश है, हिंदी है, कोई भी एक मातृभाषा उसकी हो सकती है।
प्रेजेंट टाइम में आप देखते होंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल है या फिर बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल हैं जहाँ पे उनको ये देखने को मिलता है कि बच्चा जो है सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बात करे, वहाँ हिंदी में बोल रहा है तो उसको फाइन देना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, बल्कि क्या करना है कि बच्चे की एक मातृभाषा उसे ज़रूर सिखानी है। पहली बात तो है बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीख कर ही विद्यालय में आ रहा है। दूसरी बात है कि उसे अपनी कोई राष्ट्रभाषा सिखाइए। अगर बच्चे की हिंदी भाषा उसकी मातृभाषा है तो उसे अंग्रेजी सिखाइए दूसरी लैंग्वेज में। अगर उस बच्चा है वो अगर इंग्लिश जो है अपनी मातृभाषा के रूप में सीख रहा है तो उसे सेकंड भाषा में हिंदी सिखाइए। इस प्रकार से आप इन दोनों लैंग्वेज में हेर फेर कर सकते हैं। और तीसरी भाषा में क्या कहा गया, कोई अन्य भाषा, कोई विदेशी भाषा, कुछ अन्य भाषा भी उसको सिखाई जाए जो उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अलग अलग फील्ड में वर्क करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसका सहयोग कर सके। इसके साथ ही साथ इन्होंने बताया कि बहुभाषिकता पर भी बल देना है। बहुभाषिकता का मतलब इन्होंने बताया कि क्लासरूम में जब समावेशी शिक्षा आप पढ़ रहे थे उसमें बताया गया था कि ढेर सारी समाज और संस्कृतियों के बच्चों को जब एक साथ पढ़ाया जाता है उसमें बिना भेदभाव किए हुए, तो बच्चा जो है एक दूसरे की संस्कृतियों को, भाषाओं को सीखता है। वही बात यहाँ बताई जा रही है कि बहुभाषिकता पे बल देना है। बच्चे को एक साथ बैठाइए, एक क्लासरूम में उनको सिखाने का प्रयास कीजिए एक साथ, जिससे कि वो एक दूसरे की भाषाओं का भी आदान प्रदान कर सके और उससे वो कुछ सीख सके। त्रिभाषा सूत्र जो यहाँ दिए गए, 3 भाषाएं आप सीखे, उसकी कोई मातृभाषा हो और दूसरी भाषा हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी हो सकती है। उसके बाद तीसरी भाषा जो है कोई अन्य भाषा, विदेशी भाषा, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सिखा सकते हैं आप। और बहुभाषिकता उनकी संस्कृतियों से, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग क्षेत्र से जो बच्चे आए हुए हैं उनसे वो सीख जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि जो मातृभाषा को समस्या नहीं संसाधन समझना है। जो टीचर है, अगर बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में कोई भी लैंग्वेज लेके विद्यालय में आ रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं करेंगे कि वो अपनी घर की भाषा घर पे छोड़ के आए। अधिकतर टीचर्स को आप कहते हुए सुनेंगे कि ये जो लैंग्वेज बच्चा यूज कर रहा है ये लैंग्वेज आप अपने घर पे जाके यूज करो, इस लैंग्वेज को यहाँ नहीं बोलना है। बल्कि इस लैंग्वेज को जो बच्चा बचपन से सीखा है, एक एक बात को समझने का प्रयत्न किया है जिस भाषा से, अगर उस भाषा को बच्चे को तुरंत छुड़ा दिया जाएगा, उसको फोर्स किया जाएगा कि इस भाषा का प्रयोग ना करो, तो बच्चा किस प्रकार से समझ पाएगा अपनी शिक्षा को? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चा है, बच्चे की जो मातृभाषा है उसे आप समस्या मत समझिए कि आपकी पढ़ाई में कोई समस्या या बाधा उत्पन्न करेगा, बल्कि यहाँ पे ये देखना है कि जो बच्चे की मातृभाषा है वो आपको संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी कि यही एक संसाधन है जिसके द्वारा आप बच्चे को समझा सकते हैं, आप बच्चे को सिखा सकते हैं, बेटा ये जो वर्ड तुम इस चीज़ के लिए प्रयोग कर रहे हो उसी चीज़ को इस लैंग्वेज में ये वर्ड बोला जाता है। इस प्रकार से आप उसको सिखाने का प्रयत्न करेंगे। वही बातें एनसीएफ 2005 में बताई गई है कि बच्चे की जो मातृभाषा है उसको समस्या ना समझ करके बल्कि संसाधन के रूप में समझाना है, समझना है। इसके बाद देखिएगा टाइमिंग की बात करते हैं। एनसीएफ 2005 में जो टाइम कहा गया है इसमें बताया गया है कि जो भी क्लासरूम होगी बच्चे की वो 35 मिनट से अधिक नहीं होगी। इसका मतलब है कि एक बच्चे को 35 मिनट की क्लासरूम के साथ ही साथ 35 मिनट की क्लास के बाद उन्हें एक बार रेस्ट की आवश्यकता है। 35 मिनट के बाद उनकी क्लासरूम को चेंज कर देना चाहिए, उनके पीरियड्स को चेंज कर देना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई सब्जेक्ट बच्चा अगर 35 मिनट की क्लासरूम में पढ़ लिया है तो इसके बाद उसे कोई और सब्जेक्ट इसके बाद थोड़ा रेस्ट के बाद दूसरा क्लास चलाना चाहिए, कंटिन्यू उन्हें नहीं चलाना चाहिए। 35 मिनट से अधिक क्लास की बात यहाँ नहीं की गई है। इसके बाद प्रॉब्लम्स की कुछ बात की गई है। इसका मतलब है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, छात्र या छात्राएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उनकी सुविधाओं को लेकर के उस पर जोर देना है, उन पर ध्यान रखना है और उनके लिए वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, चाहे वो वॉशरूम से रिलेटेड हो या फिर उनको शिक्षा से रिलेटेड हो, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग मटेरियल से संबंधित हो, ये सारी सुविधाओं पे बल दिया जाता है। तो यहाँ पे एनसीएफ 2005 जो बताया गया है ये सारे पॉइंट्स को आज की क्लास में कवर किया गया है। यहाँ पे आपको यही बताया गया कि एनसीएफ 2005 जो है वो लर्निंग जो है विदाउट बर्डन की बात की गई, किससे वो प्रभावित हुए, क्या क्या बातें कही गई, इसमें क्या 5 मुख्य रूप से सिद्धांत बताए गए और इसके साथ ही साथ उनमें किस भाषा का प्रयोग किया गया, समय की क्या बात कही गई और किस प्रकार से अपनी ये शिक्षा को अपने व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को सिखाना है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग का अगर
क्लास ये बहुत अच्छा लगा हो या फिर ना लगा हो, कहीं पे कोई भी अगर पॉइंट में आपको समस्या उत्पन्न हुई हो तो अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि जो है हमें अगर कहीं भी कमियां होंगी तो उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब टीचर्स जो है क्लासरूम में कोई भी पॉइंट्स को, कोई भी टॉपिक्स को पढ़ाते हैं तो टीचर्स के साथ ही साथ बच्चे को अपना फीडबैक देना चाहिए, जिससे कि टीचर जो है बच्चे की बात को समझ सके और नेक्स्ट क्लास में उसको सुधारने का प्रयत्न किया जा सके। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।